जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल किया है। अभी हम चैप्टर नंबर 8 जो है 7 जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात यह है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो कैपिटल जो कि बिजनेस में ऑपरेट हो रहा हो, जिससे बिजनेस में काम चल रहा हो, जो है बिजनेस में वर्किंग के काम आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग में तो फिक्स एसेट भी आ रहे होते हैं, मशीन भी आ रही होती है, और भी बड़े एक्सपेंसेस जो हैं जो वर्किंग में चल रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे वर्किंग से मुराद है जो आप लिक्विड एसेट से वर्किंग कर रहे होते हैं, करंट एसेट से जो वर्किंग कर रहे होते हैं, उससे मुराद वर्किंग कैपिटल होता है। यानी वो वर्किंग कैपिटल जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है और ऑपरेशन के दरमियान वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। इसलिए वर्किंग कैपिटल की दो जो है वो टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। बेसिकली ये जो हमारा ये चैप्टर है, ये इसको दो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। अभी हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर है, तो हम इसमें थ्योरी की बात डिस्कस करेंगे। जो हमारा इसका नेक्स्ट जो है पार्ट होगा, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल डील करेंगे। इसके जस्ट 3 न्यूमेरिकल हैं जो कि हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका सारा प्रैक्टिकल पार्ट जो है वो आपको समझाएंगे। बेसिकली वर्किंग कैपिटल होता क्या है, टाइप क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, कितना मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में हम जो है बातें डिस्कस करेंगे, और फिर उसी से मुतल्लिका जो है न्यूमेरिकल होंगे। तो वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल जो कि आपका ऑपरेशंस में काम आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? वो वर्किंग कैपिटल जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, उस कैपिटल को बोलते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं जो कि आपकी किसमें है? इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। जो आपकी करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जिसमें आपका कैश हो सकता है, जिसमें आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जिसमें आपकी इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी जो है करंट एसेट्स में है, उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। होता यूं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई लाख रुपया कैश में है, कोई 3 लाख रुपया अकाउंट रिसीवेबल्स में है, तो 5 लाख रुपया इन्वेंट्री में है, टोटल आपके 9 लाख के करंट एसेट हैं। 9 लाख जो है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। लेकिन उस 9 लाख में से 2 लाख आपका अपना नहीं है, 2 लाख किसी से उधार लिया हुआ है, और आप कभी भी वक्त उसको वापस कर सकते हैं। तो वो आपका वर्किंग में हो सकता है, कल ही यूज ना हो सकता, आज ही यूज ना हो। तो इसलिए जब वो 2 लाख आप माइनस कर देते हैं, जो रिमेनिंग 7 लाख रुपया है वो आप बिजनेस में वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। दैट कैपिटल इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। अब आगे हमारे पास जो जिस चैप्टर में हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे क्या बात है? What is working capital management? Basically, the administration of current assets and current liabilities. तमाम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना कि कितनी करंट एसेट होनी चाहिए आपके पास इस टाइम, और कितनी करंट लायबिलिटीज होनी चाहिए, और वो कब पे करनी है। करंट एसेट्स कितने होने चाहिए, किस अमाउंट से होने चाहिए, आया कि वो लॉन्ग टर्म फॉर्म से आए या शॉर्ट टर्म से आए, ये हम आगे करके बातें डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट है कि हमारे पास इस साल में, इस पीरियड टाइम पीरियड में कितने करंट एसेट होने चाहिए, किस फॉर्म में होने चाहिए, उसमें से हमने करंट लायबिलिटीज कितनी पे करनी है, वो कितनी तादाद में होनी चाहिए, और कितनी है इस टाइम,
मजीद जो हमें कितनी करंट लायबिलिटीज ले सकते हैं, कितनी हम लॉन्ग टर्म फॉर्म से करंट एसेट खरीदेंगे, ये तमाम मैनेजमेंट जो कहलाती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाती है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स को मेंटेन करता है। अब फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख रुपए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, आपने आपके पास कैश, डेटर, इन्वेंट्री सब कुछ मिला के 10 लाख मौजूद है, लेकिन आपकी करंट लायबिलिटीज उसके बदले 9 लाख है। आपने ये सारा करंट उधार लेके लगाया हुआ है, तो 10 लाख में से 9 लाख निकाल दें, नेट वर्किंग कैपिटल तो 1 लाख बना। इसका मतलब है आपने इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया। अब जो 10 लाख का करंट एसेट है उसको आप इस तरह करें कि 1 लाख रुपया करंट लायबिलिटी से ले लें, उस 4-5 लाख रुपया और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से निकाल कर खरीद लें, और बाकी जो है अपनी इक्विटी से निकाल कर खरीद लें। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर वे ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो आपने खुद सोचना होता है कि मैंने जो करंट एसेट टोटल है वो मैंने किन चीज़ों को मिला के लेने हैं। 3 चीज़ें हैं जहाँ से आप करंट एसेट को मैनेज कर सकते हैं, एक करंट लायबिलिटी से, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, तीसरा आप ऑनर खुद पैसा लगा के इक्विटी से। 3 चीज़ों से हम इस चीज़ को करंट एसेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने इन तीनों में से किस में से कितना पार्ट रखना है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कि आपने कितना मैनेज करना है, करंट लायबिलिटी में से कितना मैनेज करना है, लॉन्ग से कितना मैनेज करना है, इक्विटी से कितना मैनेज करना है, दैट मैनेजमेंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आई थिंक वर्किंग कैपिटल की बात भी समझ में आ गई होगी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात भी समझ में आ गई होगी, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है इस बात की भी समझ आ गई होगी। अगर आपके पास बुक ओपन हो और पेज नंबर 206 हो तो आप इसके बारे में बातें पढ़ेंगे तो आपको वर्किंग कैपिटल की बात भी समझ आ जाएगी, आपको नेट, ग्रॉस और मैनेजमेंट की बात भी समझ में आ जाएगी। उसके बाद बेसिकली जब भी आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करते हैं उसमें 2 चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क, इन 2 चीज़ों का आप कम्बिनेशन, ट्रेड ऑफ लाजमी आपके पास होता है कि आपने इन दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप करंट एसेट में से ऑप्टिमल लेवल, यानी आप करंट एसेट्स को इतना ऑप्टिमल यूज करें कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो करंट एसेट से गेन कर सकेंगे। सेकंड आपका जो ये अचीव करने के लिए जो नेक्स्ट जो है वो मोटिव होता है कि आपने अप्रोप्रिएट पोर्शन लेना होता है, किसमें से, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में से फॉर करंट एसेट। सबसे पहली चीज़, 2 चीज़ें जो है, अगर आप वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क जो है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं तो 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1 कि आपके करंट एसेट से आप ऑप्टिमल वर्क करें, यानी आप जो करंट एसेट सेलेक्ट कर लें, कैश एसेट जहाँ से भी वो सेलेक्ट करें, वो करंट लायबिलिटी से करें, वो लॉन्ग टर्म से करें, वो इक्विटी से करें। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो एसेट, करंट एसेट इकट्ठे हों उनसे ऑप्टिमल लेवल तक काम लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेल्स की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। सेकंड क्या है कि आपने जो करंट एसेट सेलेक्ट करने हैं उसके लिए आपने कितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटी लेनी है, कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेनी है, कितनी इक्विटी लेनी है, ये भी आपने मैनेज करना है। अगर आप जो है वर्किंग कैपिटल को अच्छा ऑप्टिमाइज यूज नहीं करते तो आप प्रॉफिटेबिलिटी से रिस्क की तरफ चले जाएंगे, और अगर आप उसको अच्छा जो है वो ऑप्टिमाइज यूज कर लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। दूसरा एक और एलिमेंट होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहते हैं कि आप इस काबिल भी हैं कि अपनी करंट लायबिलिटी पे कर सकते भी हैं कि नहीं। अगर आपने अपने करंट एसेट का ज़्यादा पार्ट करंट लायबिलिटी से ले लिया, फॉर एग्जांपल 5 लाख से करंट एसेट से आपने की वो 4.5 लाख से तो करंट लायबिलिटीज हैं, इसका मतलब है 5 लाख में से 4.5 लाख तो करंट लायबिलिटीज को पे करने में चला जाएगा। तो ऑप्टिमल इस्तेमाल किसका करेंगे, सिर्फ 50,000 का। तो इसलिए आपका जो सेकंड ऑब्जेक्टिव इस प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क में ये होता है कि लिक्विडिटी मैनेज करना, कि आपके पास 10-15 लाख से करंट एसेट हो और करंट लायबिलिटी जो है वो 4-5 लाख हो, ताकि 10-15 लाख में से 4-5 पे करना भी पड़ जाए, फिर भी 10 लाख आपके पास लिक्विडिटी मौजूद हो। आप इस काबिल हैं कि अपनी करंट लायबिलिटी भी पे कर सकते हैं और हमारे पास फिर भी इतना वर्किंग कैपिटल है कि हम वर्क कर सकते हैं, तो हम रिस्क से निकल के प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ जाएंगे। तो अगर हम ये चीज़ें अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते, हम ज़्यादा पार्ट करंट लायबिलिटी से ले लेते हैं और बाद में वो पे हो जाता है, बाद में हमारे पास बचता कोई नहीं है, हम लायबिलिटी नहीं पे कर पाते, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी से निकल के रिस्क की तरफ आ जाएंगे। इसलिए हमें 2 चीज़ें इसमें से जो है वो आपने प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क में जो ट्रेड है उसमें 2 चीज़ों का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। एक
कि आपके जो करंट एसेट है वो ऑप्टिमल यूज हो उनका। सेकंड, आपने अगर जो सिलेक्शन करनी है करंट एसेट को खरीदने से, वो कितना पार्ट करंट का होना चाहिए, कितना लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ये बात जो है ये लाजमी आप एंटरटेन करेंगे तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आएंगे, रिस्क से बचेंगे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क का जो एलिमेंट है उसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं और उसको उन्होंने पेज नंबर 206 और 207 पे जो है वो इसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो ये जो बातें मैंने अभी प्रॉफिट एंड रिस्क के ट्रेड ऑफ में की हैं, ये तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे है वर्किंग कैपिटल इश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वर्किंग कैपिटल इश्यूज। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के दौरान वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, इसको समझाने के लिए बेसिकली हमें जो इशू आते हैं बेसिकली अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इक्विटी को सिलेक्शन करने में आते हैं। इश्यूज क्या आते हैं भाई, अच्छा करंट एसेट 10 लाख रखने हैं तो कितना पार्ट शॉर्ट टर्म में होना चाहिए, कितना पार्ट लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, कितना इक्विटी में होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये चीज़ हमें मैनेज करने में, सेलेक्ट करने में इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्किंग अंडर द हेडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल इश्यूज। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे ग्राफ जो है वो डेवलप कर रहा हूँ। ये हमारे पास 3 लाइंस जो हैं वो ड्रॉ है, जिसमें ये समझ लें आपके पास पॉलिसी ए है, पॉलिसी ये बी है, पॉलिसी ये सी है। 3 मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनाई है टू सिलेक्ट द करंट एसेट्स। यहाँ पे हमारा एसेट्स लेवल आ रहा है और नीचे जो है वो हमारी आउटपुट आ रही है। यहाँ पे उसने मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 1 लाख सारा मिडल में 50,000 आउटपुट होगी। तो हम ये आउटपुट लेवल जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास लेवल ऑफ एसेट यूज किए हैं। यहाँ पे ये वो पॉलिसी है जिसमें हमने कम एसेट्स यूज किए हैं, ये वो पॉलिसी है जिसमें हमने उससे ज़्यादा एसेट यूज किए हैं, ये वो पॉलिसी है जिसमें हमने उससे भी ज़्यादा जो है वो एसेट्स को यूज किया हुआ है। पॉलिसी ए, पॉलिसी बी रिगार्डिंग टू द यूज ऑफ एसेट्स है कि हमने कितना एसेट्स लेवल मेंटेन किया है। ज़ाहिर है लेवल ए में ज़्यादा किया है, लेवल बी में कम किया है, लेवल सी में ज़्यादा किया है। जब भी हम रिटर्न निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास फार्मूला जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि एक एसेट पे कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब देखें नेट प्रॉफिट, इसको मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये जो टोटल एसेट होते हैं इसमें करंट एसेट भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं, और करंट एसेट की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। कैश हो सकता है, डेब्टर्स हो सकते हैं, जो है इन्वेंट्री हो सकती हैं। तो ये करंट एसेट होंगे प्लस फिक्स एसेट। तो मैं इस तरह भी क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ। तो जो टोटल एसेट है वो बेसिकली करंट और फिक्स का मजमूआ होते हैं, और जो करंट होते हैं वो कई करंट का मजमूआ होते हैं। कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री जिसको कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, डेब्टर्स भी जिसको कहते हैं। तो इस तरह से हम नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास सिनेरियो है इसमें हमने लेवल ऑफ करंट एसेट्स को मेंटेन करना। अब एक बात आपको ये बात समझ में आ रही हो, अगर हम करंट एसेट्स को बढ़ाएंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट का जो आंसर है, जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। और अगर हम इन करंट एसेट्स को कम करेंगे तो इनवर्सली हमारा जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो बेसिकली
समझाने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब हमने करंट एसेट्स को सिलेक्ट करना है तो आंखें बंद करके जितने मर्जी करंट एसेट नहीं रखना है। अगर हम आंखें बंद करके करंट एसेट रख देंगे तो उसका इम्पैक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ये नहीं है कि हम जो है सिलेक्ट कर ले 15 लाख सिलेक्ट कर लो जी, 15 लाख सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर पहले 10 लाख था 15 लाख आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। एक तरफ तो आपने अपनी लिक्विडिटी ठीक कर ली, तो आपने अपनी लिक्विडिटी बिल्कुल ठीक कर ली। क्या है कि आपकी करंट लिक्विडिटी 2 लाख थी, करंट एसेट 15 हो गए, 15 में से 2 माइनस की लिक्विडिटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इन रिटर्न आपने क्या किया है, आपने अपना जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दिया है। इसलिए यहाँ पे भी आपके पास पॉलिसी ए, बी और सी जो है वो गिवन है, उसमें भी हमें कुछ चीज़ें इस तरह से समझाई गई हैं। इस पॉलिसी से रिलेटेड हमने कुछ एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, दैट इज जो है टेबल सा बनाया है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क। 3 चीजें जो हैं इस ग्राफ में हमने पुट की हैं, जिसमें पॉलिसी ए थी, पॉलिसी बी थी, पॉलिसी सी थी। 3 पॉलिसीज थी। तीनों के केस में हम यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे हाई वाला केस है तीनों में और यहाँ पे तीनों में लो वाला केस है। यानी इस साइड पे तीनों में हाई हो रही है, इस साइड पे तीनों में लो हो रही है। जबकि यहाँ पे हम रखेंगे पॉलिसी बी, ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, पॉलिसी बी, पॉलिसी बी, पॉलिसी बी। इसका मतलब है ये मिड है तकरीबन इसका। ये है कि जब हाई होगी और इन केस के जब लो हो तो फिर क्या ट्रेंड है, पॉलिसी सी ए, पॉलिसी सी बी एंड ए। ए सी सी कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया गया है उस ग्राफ में। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लिक्विडिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आपको पॉलिसी ए के साथ जाना चाहिए। पॉलिसी ए क्या कहती है कि आपने ज्यादा एसेट्स मेंटेन करने हैं, आपको पॉलिसी ए के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लिक्विडिटी कम मेंटेन करना चाहते हैं तो आप पॉलिसी सी के साथ आएंगे। कम एसेट यूज करें, कम एसेट यूज करेंगे तो ज़्यादा आपकी लिक्विडिटी डाउन चला जाएगी। जब लिक्विडिटी डाउन चली जाएगी लेकिन आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ए की बजाय सी की तरफ जाएंगे। सी क्या कहता है कि थोड़े एसेट लो, थोड़े एसेट लिखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। और अगर आप प्रॉफिट, यहाँ पे ए ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर आप लो प्रॉफिटेबिलिटी जाते हैं तो आप ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे। आप कहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी लो कर दो लेकिन मेरा कंसर्न लिक्विडिटी है, एसेट ज्यादा मेंटेन करो, लोगों को इन्वेस्टमेंट कम भी दे देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, लोगों के कर्जे जो है वो अदा होने चाहिए टाइम से। इसलिए रिस्क है। अगर आप सी केस में जाएंगे तो आप हाई रिस्क पे जाएंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम दे दे कोई मसला नहीं है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम दे दिया इसका मतलब आप इतने ज़्यादा रिस्क पे नहीं है। तो लेकिन सी केस क्या, लिक्विडिटी अगर आप मेंटेन नहीं करते, लिक्विडिटी मेंटेन नहीं करते इसका मतलब है आप लोगों को पैसे नहीं पे दे कर पा रहे, आप अपनी शॉर्ट टर्म लिबिलिटी के को पे नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है सी केस में आप एसेट्स कम ले रहे हैं, आप एसेट्स कम लेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है एसेट्स कम लेने की वजह से आप लिक्विडिटी पे नहीं करने पड़ जाएंगे, तो आप सी केस में हैं, आप हाई रिस्क में हैं। जबकि ए केस में आप लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं, रिस्क कम होगा। तो इस केस में देखें लिक्विडिटी जो है हमारी बेहतर है ए ऑप्शन के केस में, और इसके साथ साथ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है, रिस्क भी कम है। लिक्विडिटी हाई है, रिस्क कम है, लेकिन एक चीज हम सर्वाइव कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी कम मिल रही है। जबकि सी ऑप्शन में रिस्क भी ज्यादा है, लिक्विडिटी भी सही मेंटेन नहीं हो रही, सिर्फ एक एलिमेंट गेन कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी। तो अब आप कंपनी के नेचर्स पे है कि उसने प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाना है तो पॉलिसी सी की तरफ जाएगा। अगर वो अपनी लिक्विडिटी भी ठीक करना चाह रहा है, कम रिस्क की तरफ जाना चाह रहा है, तो वो पॉलिसी ए की तरफ जाएगा। तो ये बातें सारी की सारी आपके पास ऑप्टिमल अमाउंट लेवल ऑफ करंट एसेट्स में ये सारी ग्राफ से और इस जो है टेबल से आपको ये सारी चीजें समझाई गई हैं। अब आप अगर यहाँ 2 बातें इस टेबल के नीचे लिखी हुई हैं, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी। अब ये जो 2 पॉलिसीज हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लिक्विडिटी हैं। अब दोनों में मुकाबला है, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं लिक्विडिटी डाउन हो जाती है, लिक्विडिटी की तरफ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो आपने ऐसा लेवल यूज करना है जहाँ पे लिक्विडिटी भी हो जाए और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपस में मैच हो जाए। सेकंड उसमें कह रहा है
प्रॉफिटेबिलिटी मूव्स टुवर्ड विद रिस्क। और एक बात याद रखें कि प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, हाई रिस्क के साथ हमेशा हाई प्रॉफिट होता है। अगर वक्ती तौर पर आप थोड़े एसेट रखकर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है। इसलिए सी ऑप्शन में अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है तो साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये हमारा जो है क्राइटेरिया यहाँ पे भी पूरा होता है। हाँ जी, कुछ वर्किंग कैपिटल की इसके आगे भी दो टाइप हैं। एक को बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल, और एक को बोलते हैं टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। क्या फर्क है दोनों में? परमानेंट वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल से क्या बात है? बेसिकली परमानेंट वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है? ऐसा वर्किंग कैपिटल जो आप मेंटेन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, जिसका आपको सीजनल पर्पस नहीं है। आपने वर्किंग कैपिटल मेंटेन किया हुआ है, पूरे साल में आपने उससे काम करना है, तो ऐसा वर्किंग कैपिटल होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो कि परमानेंट तौर पर आपके पास मौजूद होता है पूरे साल में काम करने के लिए। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। वो कहता है जो लॉन्ग टर्म नीड्स को जो कैपिटल जो है वो पूरा करे लॉन्ग टर्म नीड्स को, दैट कैपिटल इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। लेकिन टेम्परेरी कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो सीजनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल ईद आ गई है, ईद पे जो है रमज़ान से लेकर फर्स्ट रमज़ान से लेकर ईद तक या बड़ी ईद आ गई है तो कुछ 10-12 दिन या हज आ गया, इवेंट आ गया है, अगर आपका इहराम का कारोबार है तो ज़्यादा आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ज़्यादा जो है वो हमारी सेल होनी है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ जाए। तो सीजनल काम को पूरा करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन किया जाता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। और जो परमानेंट, जो कि सारा साल आपने जिस कैपिटल से काम करना है, परमानेंट डिज़ायर यानी पूरे साल के डिज़ायर पूरे करने हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। तो ये भी इसकी दो टाइप्स हैं। अब टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल को भी उसने एक ग्राफ के साथ समझाया गया है। बेसिकली परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को यहाँ पे हम टाइम जो है अपना वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ कैपिटल की जो है वो बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है। हम कुछ इस तरह जो है कैपिटल मेंटेन कर रहे होते हैं, दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा होता है आपका कैपिटल, और कुछ कैपिटल आपका इस तरह से वर्क कर रहा है। ये होता है कोई सीजन आ गया, कोई सीजन आ गया, कोई सीजन आ गया, आपने अपना कैपिटल बढ़ा दिया, और ये जो है ये जो स्मूथ रहा, यानी यहाँ तक का जो कैपिटल है जहाँ पे हर चीज स्मूथ है, दैट इज कॉल्ड परमानेंट कैपिटल। आपको पता है कि आपने ऐसे मेंटेन करना है, पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर ले, जो कि परमानेंट रहेगा, परमानेंट एक ट्रेंड रहेगा। उसके बाद कहीं कहीं ट्रेंड पड़ गया, आपको इस केस में आपको इतना कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएंगे तो इतना मेंटेन करने की जरूरत है, यहाँ पे आ जाएगी तो इतना मेंटेन, इतना तो आपने करना ही करना है। इससे ऊपर ये जो ये करेंगे दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी, इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। जो हम थोड़े अरसे के लिए उस इवेंट के लिए हम जो मेंटेन करेंगे दैट कैपिटल इज कॉल्ड टेम्परेरी कैपिटल। एक अप्रोच होती है इस वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए जिसको हम बोलते हैं हेजिंग अप्रोच। इस अप्रोच से क्या मुराद है? हेजिंग अप्रोच से मुराद है कि आपने जो भी लायबिलिटीज पे करनी है उसके बदले में आपने कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है कि ये लायबिलिटी इस चीज के लिए, इस चीज को बेचकर या इस चीज से इसकी लायबिलिटी पूरी की जाएगी। दैट टाइप ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड हेजिंग अप्रोच। इस अप्रोच को हम इसको बेसिकली मैच्योरिटी मैचिंग भी कहते हैं। इस अप्रोच को मैच्योरिटी मैचिंग भी कहते हैं, यानी आपने हर
लाइबिलिटी को अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, एसेट के साथ मैच किया हुआ है, ये लाइबिलिटी इसके साथ पे करनी है, इसके साथ पे करनी है। दैट अप्रोच इज कॉल्ड हेजिंग अप्रोच। और जब आप अपने करंट एसेट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं तो आप हेजिंग अप्रोच मेंटेन कर रहे होते हैं। आप ये कर रहे होते हैं, अच्छा करंट एसेट्स का इतना पार्ट शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट का इतना पार्ट लॉन्ग टर्म है, करंट एसेट का इतना पार्ट इक्विटी से है, यानी जब इक्विटी पे करनी होगी तो करंट एसेट का इतना पार्ट भेज देंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी तो करंट एसेट का इतना पार्ट उधर पे कर देंगे। अगर आपने शॉर्ट टर्म पे करनी होगी तो करंट लायबिलिटी का इतना पार्ट उधर पे कर देंगे। तो इस तरह हम वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स को हम मेंटेन करते हैं। ऐसी अप्रोच को हेजिंग अप्रोच कहते हैं। उसके बाद है कॉम्बिनेशन। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन। आप जो हेडिंग्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, आप इंडिविजुअली जो है उन हेडिंग्स को आप पढ़ेंगे तो आप उन हेडिंग्स के अंदर जब मटेरियल को रीड करेंगे तो जो बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो सारी की सारी बातें आपको उन हेडिंग्स के अंदर मिल जाएंगी और आप उसको फर्दर जो है डिटेल से पढ़ेंगे। अगर कोई मसला हुआ तो हमारे पास जूम का जो है वो एक पार्ट हम अरेंज कर सकते हैं, वो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे है कि जिन चीज़ों की समझ नहीं आई तो जूम अकाउंट मेंटेन कर दें, तो उस पर हमारी एक मीटिंग हो जाएगी जिसमें हम वो पॉइंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। हमारा पास आखिरी जो है इसका क्रिटिकल पार्ट है, दैट इज कंबाइनिंग लायबिलिटीज। Structure and current assets. Decisions. तो लायबिलिटी स्ट्रक्चर को आपने करंट एसेट्स के कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन, आपका जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो कंबाइन होता है लायबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ। अब मैंने अभी बात की, अगर आपने कोई करंट एसेट्स मेंटेन करने हैं तो उसके लिए इक्विटी को अगर छोड़ दें, इक्विटी भी आपकी एक तरह की लायबिलिटी होती है, तो इसमें कुछ पार्ट करंट लायबिलिटीज का होता है, कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का होता है, कुछ पार्ट इसमें इक्विटी का होता है। तो आप स्ट्रक्चर कर रहे हैं करंट एसेट्स के डिसीजन पे, क्या हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, इसमें से कितना पार्ट इसका होना चाहिए, इसमें से कितना पार्ट इसका होना चाहिए, इसमें से कितना पार्ट इसका होना चाहिए, तुम्हारी ये डिसीजन मेकिंग है। जब हम करंट एसेट डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं साथ साथ लायबिलिटी स्ट्रक्चर भी कंबाइन हो रहा होता है कि करंट लायबिलिटी कितनी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी होगी, इक्विटी कितनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपस में स्ट्रक्चर हो रही होती हैं। जब हम ये करंट जो है डिसीजन ले रहे होते हैं, इसमें एक एलिमेंट आता है अनसर्टेनिटी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक बात याद रखें, अगर मार्केट में सर्टेनिटी है, आपको पता है कितनी सेल होगी, कितनी देर में डेटर से पैसे मिल जाएंगे, कितनी देर में इन्वेंट्री जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल में, कब जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, कैसे होगा, अगर ये सारी चीज़ें सर्टन हो तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है प्रॉपर जितना हमने एनालिसिस किया होता है, इतना कैश चाहिए, इतना डाटा चाहिए, इतने करंट एसेट का जो स्ट्रक्चर क्राइटेरिया है उसी को हम मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी हो तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रखना पड़ता है, हमें अपनी कॉमन करंट एसेट से बढ़कर थोड़ी सी सेफ्टी करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा कैश मेंटेन करें, थोड़ी सी ज़्यादा जो है करंट एसेट मेंटेन करें ताकि हम लिक्विडिटी आसानी से दे सकें। मार्केट में अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, चीज़ें कम भी बिक सकती हैं, प्रॉफिट कम भी हो सकता है, करंट एसेट की ज़्यादा जरूरत भी पड़ सकती है, तो हम वहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना बढ़ा देते हैं। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन होता है। दूसरा है रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसके बारे में भी हम बात की है कि जब हम रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी, इनका कॉम्बिनेशन है। अगर हम करंट एसेट जो है वो ज़्यादा मेंटेन करते हैं तो बताया था प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है अब आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए, आप रिस्क टेकर हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा चाहते हैं तो आप करंट एसेट्स में को रिड्यूस करें।
लेकिन आप चाहते हैं कि लिक्विडिटी को डिस्टर्ब ना हो, प्रॉफिटेबिलिटी कम भी हो जाए, कोई बात नहीं, उसकी वजह रिस्क भी तो कम ही हो रहा है, तो आप किसकी तरफ जाते हैं, आप करंट एसेट जो है वो ज़्यादा मेंटेन करने की तरफ जाते हैं। इसलिए करंट एसेट का डिसीजन आपके प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के डिसीजन के साथ भी पेंडिंग होता है, और जब ये डिसीजन चेंज होता है तो उसके हिसाब से कम्बिनेशन ऑफ लायबिलिटी और स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं करंट एसेट्स के डिसीजन पे, लायबिलिटी के स्ट्रक्चर पे। तो ये चीज़ें जो है आपका थ्योरेटिकल पार्ट थी, जो कि आपने आपका जो टोटल पार्ट है पेपर का, वो भी 7 क्वेश्चन में से 4 जो है वो न्यूमेरिकल है, 3 थ्योरेटिकल पार्ट आने हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें याद होना जरूरी है। और ऊपर से जब हम अब क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए भी इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इस चैप्टर के 3 न्यूमेरिकल है उनको डिस्कस